अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है एनटीवी। स्पेशल वीलॉग लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज का वीलॉग जो है ये मैं बहुत दिल से कर रहा हूं। मतलब एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आप तक कन्वे करनी बहुत ज़रूरी है। आपके मुल्क पे एक जहरीला हमला हुआ है, जहरीले बम का हमला हुआ है, ये आप तक कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। आपको बताएंगे कि बहुत ख़तरनाक हमला था, लेकिन पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान ने इसे नाकाम बना दिया। आप जानिएगा ये हुआ क्या। फिर आपको ये बताएंगे जी कि सोहेल अफरीदी साहब ने एक ऐलान किया है और उन्होंने कहा है जी कि 20 लाख लोग मैं लेके आऊंगा इस्लामाबाद में। तो जानते हैं ये क्या सूरत हाल है। फिर आपको बताएंगे जी कि मरियम नवाज ने एक बात की है, उन्होंने कहा कच्चे का इलाका महफूज बना दिया गया है। अब ये क्या बात है, जानते हैं क्या वाकई ऐसा हुआ है। फिर आपको एक चीज ये बताएंगे, आज एक थोड़ा सा एक हटके भी मैंने टॉपिक किया है। हम और आप और पाकिस्तानी कौम मीठा खाने की बहुत शौकीन है, लेकिन मीठा खाना आपके फैसलों के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, ये आपने कभी सोचा? ऐसा है, ये आपको बताएंगे तो जो लोग मीठा खाते हैं उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि उनके फैसले किस तरह के होते हैं और ये किस तरह से असरअंदाज होता है आपके फैसलों पर। फिर आपको ये बताएंगे जी, मिस्र के हवाले से बात हो रही थी कि कन्विंस किया जा रहा है कि सह अफ्रीकी मुआहदे के अंदर शामिल हो जाए। उसके हवाले से बहुत बड़ी अपडेट आई है, ये आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि ईरान ने तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब को धमकी दे दी है डायरेक्टली। ये क्या चीज़ है, ये आपको बताते हैं। फिर आपको ये बताते हैं जी कि सऊदी अरब और कतर समझें ईरान के सामने आके खड़े हो गए हैं। बड़ा एक ऐसा वाकया हुआ है कि जिसके बाद इन उन्होंने पोजीशन ले ली है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि ईरानी वजीर ज़रात, ईरान के जो वजीर ज़रात हैं, ये गए हैं अफगानिस्तान। इस टाइम में अफगानिस्तान क्यों गए हैं, ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला होता है, पाकिस्तान की एक चौकी पे। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये हमला जारी रहे? अगर आपको ये पैटर्न याद हो तो जो बलूचिस्तान में हमला हुआ था डैम पे, वो भी तकरीबन कुछ इसी से मिलता जुलता था। इस चौकी पे भी 27 अहलकार मौजूद थे। अब क्या हुआ है, अब आपको इसकी भी डिटेल बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि अवामी एक्शन कमेटी जो कलअदम है पाकिस्तान में, और ये दावा करते हैं कि हम हकूक जो है वो लेना चाहते हैं कश्मीरियों के, उनका एक राज फाश हो गया, पूरा पर्दा इनफेक्ट चाक हो गया। ये भी आपको बताते हैं ये क्या सूरत हाल है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी बगावत हो गई है, पूरा एक सूबा अलग कर दिया गया है। मतलब आप दूसरों के मुल्कों में दहशतगर्दी पहुंचा रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, ये डिटेल आज आपको बताएंगे। तो ये होगा आज का हमारा वीलॉग। और वीलॉग की डिटेल में जाने से पहले आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। हमारा व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक और फेसबुक लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और साथ टिकटॉक लिंक भी। अब चलते हैं खबरों की डिटेल की जाने। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं बात करता हूं जहरीले हमले की। पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया मॉनिटर किया तो मुझे एक चीज़ का अंदाजा हुआ कि 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। अपने पिछले वीलॉग में मैंने जिक्र कर दिया है बहुत सारी चीज़ों का, इसलिए उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये बताता हूं कि कुछ लोग तो मुझे लगता है ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जो बाकायदा शायद मैं अगर कहूं कि पैसे ही लेके काम कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं होगा, या पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। कुछ लोग बेवकूफ़ बन के भी ये काम करते हैं। मैंने आज एक वीडियो देखी और वो थी फजीला काजी की वीडियो। ये पाकिस्तान की बड़ी मायानाज एक्ट्रेस हैं और पाकिस्तान के ड्रामों में आपने इन्हें देखा होगा, हम भी इनके ड्रामास देखते रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करती थी। इनका बेटा है जुरैन नज़ामानी, अगर आपको याद हो पिछले दिनों इनकी बात हुई थी, अगर मैं इनका नाम गलत नहीं ले रहा जुरैन का, तो ये अमेरिका में होते हैं और ये वहाँ कोई अपनी तालीम के सिलसिले में गए हुए हैं। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, वो आर्टिकल बाद में डिलीट हुआ और उसके ऊपर बड़ा हंगामा मचा और ये लाइमलाइट में आ गया। उसके बाद शायद इन्होंने अपनी वालदा को भी कहा कि यही तरीका है, आप मजीद शोहरत गेन कीजिए, वापस आइए कोई ना कोई ऐसा बयान देके। तो ये बयान मैंने इनका देखा, लेकिन इस बयान के साथ मुझे लगा कि ये तो पूरे की पूरी एक प्लांटेड स्कीम चल रही है। जब मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े जिनका ताल्लुक पीटीआई के सोशल मीडिया विंग से है, जिसे पीटीआई डिसोन भी नहीं करती अभी तक, उन्होंने ये बात की हुई थी और सब एक ही लाइन ले रहे थे। आप ये समझिए कि व्हाट्सएप के ऊपर इन्हें एक पैगाम मिलता है और उसके बाद इनकी पूरी कंपेन स्टार्ट हो जाती है, जो एक ही तरह की कंपेन होती है, एक ही तरह के अल्फाज होते हैं, एक ही तरह के एजेंडा को लेकर चला जाता है। मतलब आपके जहन में एक बात डालनी है, एक जहर डालना है, तो वो क्या चीज थी जी। अब फोकस किया गया जी कि पाकिस्तान की आजादी हम क्या मनाएं, यहां तो बच्चियों के रेप हो जाते हैं, यहां तो मीर रजा को कत्ल कर दिया गया है, उसे इंसाफ नहीं मिला या इंसाफ नहीं मिलता। बल्कि फजीला साहिबा तो कह रही थी कि मजहबी आज़ादी के लिए हमें यह मुल्क मिला था। अब पता नहीं कौन सी मजहबी आज़ादी फजीला साहिबा को हासिल नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने बात जरूर की है। इंसाफ उन्होंने कहा जी हमें नहीं मिलता, गिला जायज़ है, इंसाफ डिले है, इंसाफ को बिल्कुल टाइम पे मिलना चाहिए। अब उन्होंने जैनब बच्ची का जिक्र किया है। अब यहां पे जहां तक मुझे याद पड़ता है तो जैनब के कातिल को तो फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया था, उसे सजा भी हो चुकी है। अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं, मैं ये समझ नहीं पाया। अब ये चीज कहना कि आपके मुल्क में ये खराबी है, ये खराबी है, तो इसकी वजह से हम ये चीजें करते नहीं है, तो आपको क्या लगता है बाकी ममालिक में ये नहीं है? चलें आज आपको फिर थोड़ा सा कंपैरिजन बता देते हैं। ये पूरी एक कंपेन का जवाब है, ये पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ इन साहिबा एक ने नहीं की, बहुत सारे
अकाउंट्स थे जो यही बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान में इस तरह के बच्चियों के रेप हो गए, पाकिस्तान में इस तरह से ये हो गया, इंसाफ नहीं मिल रहा, कौन सी आज़ादी है। ठीक है, सबसे बड़ा थप्पड़ तो मारा अवाम ने आप लोगों के मुंह के ऊपर कि जब 14 अगस्त को पूरी अवाम बाहर आ गई, पूरा पाकिस्तान बाहर था, सब ने जश्न आज़ादी मनाई, सिर्फ आग लगी हुई थी तो आप लोगों को लगी हुई थी। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं जी कि जो क्राइम रेट में सबसे ऊपर जो ममालिक हैं उनका जरा नाम सुन लीजिएगा। ये पापुआ न्यू गिनी है, एक ये सबसे जो टॉप पे 80.8 इसका नंबर है। यहां पे भी मुख्तलिफ चीजें हैं जिन्हें काउंट करके नंबर बनाया जाता है मैंने, लेकिन थोड़ा आपके लिए चीजें ईजी कर दी हैं कि एक ही जगह आपको चीजें दे दूं, मतलब आप ये समझे, इससे आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाएगा कौन सा मुल्क कहां खड़ा हुआ है। ये पापुआ मैंने आपको बताया है। उसके बाद जी वेनेजुएला है, ठीक है, 80.5 इसका नंबर है। अफगानिस्तान आता है, उसके बाद हेटी, उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका, उसके बाद आता है, ये वो ममालिक हैं जो टॉप पे हैं क्राइम रेट में। पाकिस्तान का जो नंबर है अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान 87वें नंबर पे है, 87th नंबर पे है पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो क्राइम रेट है वो तकरीबन 42 पॉइंट समथिंग आता है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स होते हैं, ये मैं आपको आइडिया के लिए सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद इंडिया का जो नंबर है वो 80वां है, 80th नंबर है, 44.2 इसका नंबर है, जिसके बिहाफ पे इसे ये नंबर दिया गया है। क्राइम रेट ये है। आपको याद है जो दिल्ली है, जो दिल्ली है, इंडियन जो कैपिटल है, इसे रेप कैपिटल कहा जाता है। वहां कोई खातून रात को बाहर निकल नहीं सकती है। और पाकिस्तान के तो बहुत सारे शहर ऐसे हैं कि जहां आप खुल्लम खुल्ला बाहर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हां, ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, छोटा मोटा क्राइम होता है, हर जगह होता है, लेकिन ये मैं आपको उनका क्राइम रेट बता रहा हूं जिनके क्राइम रेट ज्यादा हैं। अब आपके लिए एक हैरान कुन बात है जी, अमेरिका का जो क्राइम रेट है वो 57th नंबर पे है। अब याद रखिएगा, जितना नंबर नीचे है उतना क्राइम रेट हाई है। अगर एक नंबर पे आप बैठे हुए हैं तो आपका सबसे ज्यादा हाई है, 2 पे है तो उसके बाद है, 3 है तो उसके बाद है। इसी तरह से पाकिस्तान अगर 87वें नंबर पे है और अमेरिका का नंबर मैं आपको बता रहा हूं कि 57th नंबर पे दुनिया में क्राइम होता है अमेरिका में, तो अमेरिका का क्राइम रेट पाकिस्तान से बहुत हाई है। फिर यूके का क्राइम रेट जो है, आप हैरान हो जाएंगे सुन के, ये 60वें नंबर पे आ रहा है। उसके बाद मैं आपको न्यूजीलैंड जैसे मुल्क का बताऊं जिसे बड़ा पुरअमन मुल्क कंसीडर किया जाता है, इसका भी 58th नंबर पे आता है, ये भी क्राइम रेट में। तो जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, क्राइम वहां पे भी होते हैं। मेरा सादा सा सवाल है, जिस मुल्क में क्राइम होता है क्या वो अपने मुल्क की आजादी की खुशी मनाना छोड़ दें? चंद जुराइम पेशा अफराद जो उस मुल्क के लिए कैंसर हैं, उनकी हरकतों की वजह से हम अपनी आजादी छोड़ दें? हम कहें जी कि हमारा तो मुल्क ही बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि हमारे यहां तो ये क्राइम होता है। एक जुर्म भी नहीं होना चाहिए, हमारा मानना है। लेकिन जब आप नंबर्स देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है, इसका मतलब यह है कि अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड, इंडिया, इनमें से तो किसी मुल्क को अपनी जश्न आजादी नहीं मनानी चाहिए। इनका तो क्राइम रेट हमसे बहुत ज्यादा है। भाई कोई अक्ल को हाथ मारो, कुछ सोचो थोड़ा सा कि आप लोग कौन सा जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हो। हम जानते हैं कि जब पाकिस्तान में कोई खुशी आती है तो आपके जख्मों पे नमक छिड़का जाता है, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करो, ये कभी आपका मुल्क नहीं था। और जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग हैं जो बेवकूफ़ बन जाते हैं, जिसमें मैं फजीला काजी साहिबा को भी लूंगा कि आपको भी ये सोचना पड़ेगा फजीला साहिबा कि ये आपका मुल्क है, इसी मुल्क में बैठ के आपने यहां तक नाम बनाया है, इसी मुल्क में बैठ के आज आपने इतना पैसा कमाया है कि आपने अपने बेटे को हायर स्टडीज के लिए भेजा हुआ है। आपके हस्बैंड और आप यहीं बैठ के बहुत कुछ कर रहे हैं और अपना नाम आपने बनाया, आज तक आपकी इज्जत कायम है और वो कायम रहेगी। लेकिन मुल्क पे बात ना करें, मुल्क पे बात करेंगे तो हमें तकलीफ होगी, हम आपको जवाब देंगे और अच्छा नहीं लगेगा। जिन्हें हमने कभी हीरो और हीरोइन की सूरत में देखा था उनके मुतालिक हम सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें। बहरहाल आपको सोचने की जरूरत है। और वो तमाम लोग जो इस तरह के डाटा पर यकीन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये खराबियां, तो मैंने आपको सब मुल्कों की खराबियां गिनवा दी हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान की कदर करें। अच्छा जी, अब एक चीज़ और, मेरी एक वीडियो मेरे नज़र से गुजरी जी, बड़ी मज़े की वीडियो थी। शहबाज गिल साहब हैं, आपको पता है कि ये कैबिनेट में रहे हैं, इमरान खान साहब की क्लोज भी थे इनके, पंजाब में भी रहे, फिर उसके बाद वफाक में भी आ गए, कंट्रोवर्सीज भी इनके नाम से जुड़ती रहीं, लेकिन हम उन चीज़ों के अंदर नहीं जाते। उनकी एक वीडियो थी, उनका ये था जी कि अभी अमेरिका में इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपोगंडा करते रहते हैं। इन्होंने कहा जी कि जब मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, तो मेरी दादी जो थी वो आलू पालक बना रही थी, और जब आज़ाद हुआ तो हम फौरी तौर पे छोड़ के चले गए और हम फौरन निकल गए। तो मुझे थोड़ी सी एक बात ऐसी शरारत ज़हन में आई कि ये कहीं कुकड़ होता तो आपने तो आज़ादी का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देना था। आलू पालक आपको याद है कि आपने छोड़ी थी, अगर कोई महंगी चीज़ बना रहे होते तो फिर तो आपने आना ही नहीं था, आपने कहना था नहीं भाई प्रोग्राम कैंसिल, हम यहीं पे हैं। बहरहाल जी, एक छोटी सी बात थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अब जो सोहेल आफरीदी साहब का आगे जिक्र करते हैं, सोहेल आफरीदी साहब ने जी कहा था 27 सितंबर को ये आएंगे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए, और इनका जो मकसद है वो इमरान खान साहब के हवाले से है कि उनका इलाज हो, उनसे मुलाकात हो। और बात ये भी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में 18 तारीख को ऑलरेडी जो है केसेस लगा दिए गए इमरान खान साहब के। इसका मतलब ये बनता है कि हो सकता है कि अगर डिमांड्स ही पहले पूरी हो जाए तो लॉन्ग मार्च बाद में क्या होगा। लेकिन बहरहाल सोहेल आफरीदी साहब ने 27 सितंबर को कहा है कि मैं आऊँगा, मैं खुद लीड करूँगा और 20 लाख लोग मेरे साथ होंगे।
सोहेल अफरीदी साहब पे यकीन माने कई दफ़ा प्यार भी आता है कि बंदा अब इन्हें क्या बोले क्या ना कहे। सोहेल अफरीदी साहब वो बंदे हैं कि जिन्हें इनके अपने सोशल मीडिया ने टारगेट पे लिया हुआ है। वो इन्हें गद्दार कहते हैं, वो इन्हें सहूलतकार बोलते हैं, और ये इस चीज में लगे हुए हैं सोहेल अफरीदी कि ये यकीन दिलाएं अपनी पार्टी को कि नहीं, मैं अपनी पार्टी के लिए बहुत करीब हूं, अपनी पार्टी का बहुत सगा हूं, लेकिन उन्हें आगे से सिला कुछ नहीं मिलता। बहरहाल जी, बहुत माजरत के साथ 20 लाख लोग कह रहे हैं, हमने 20,000 लोग भी कभी वहां से आते इकट्ठे इस तरह से नहीं देखे थे। सबके पास अपनी तौजीहात होंगी, सब कहेंगे जी कि शायद रोका जाता है, इस वजह से होता है, उस वजह से होता है, लेकिन ये बात वाकई हकीकत है कि लोगों ने अब पीटीआई के लिए उस तरह से निकलना छोड़ दिया है, उस तरह से ट्रस्ट शायद नहीं किया जा रहा। बहरहाल अब हम इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते, 27 तारीख आएगी तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब इस वक्त अपनी पार्टी की भी निशाने पर हैं। अब आपको अगली खबर बताते हैं जी। कच्चा पाकिस्तान में बड़ा मशहूर इलाका है जी, यहाँ पे डाकुओं के हवाले से बहुत दास्तानें सुनी जाती हैं कि कच्चे के इलाके में डाकू होते हैं, और ये सिंध में भी इसका कुछ हिस्सा है और पंजाब में भी कुछ हिस्सा है। अब मरियम नवाज बात कर रही हैं तो यकीनन ये अपने हिस्से की बात कर रही होंगी जिसका ताल्लुक पंजाब से, कि कच्चे का इलाका महफूज बन चुका है। अब यह बात वाकई हकीकत है कि हमने खबरों की हद तक अभी तक कोई बड़ा वाकया वहां से रिपोर्ट होते नहीं देखा, कोई बड़ा वाकया हमने नहीं सुना, लेकिन अभी इस पे मजीद तहकीक होनी है और मैं भी कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर मजीद मैं देखूं क्या वाकई ये चीज बिल्कुल ऐसे ही है और ये पुरअमन हो गया है या सिर्फ कहा जा रहा है। लेकिन मरियम नवाज ने यह बात जरूर कही है। फिर उन्होंने कहा है जी कि कई दहाइयों के बाद ऐसा हुआ है कि कच्चे का इलाका पुरअमन हो गया है। लेट्स सी, देखते हैं, वही वाली बात है, अगर ऐसा हुआ है तो ये आपने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। और फिर वो कहती हैं जी कि 43 शहरों में सेफ सिटी कैमरास जो हैं नस्ब किए हैं मरियम नवाज ने, और वो कहती हैं जी कि तवज्जो सिर्फ लाहौर की तरफ नहीं है, ये तासुर बिल्कुल गलत है, और हकीकी तरक्की वो होती है जिसमें रियासत का कोई शख्स भी पीछे ना रह जाए। बयान की हद तक बहुत अच्छा बयान है। 43 शहरों की बात कर रहे हैं तो पंजाब बहुत बड़ा है, 12 करोड़ का सूबा है, तो आपको 43 नहीं, आपको इससे बहुत ज्यादा शहरों में काम करना होगा, और वहां पर आपको चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। नो डाउट कि जो पंजाब की मैनेजमेंट है वो बाकी सूबों से बेहतर नजर आती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें आपकी तारीफ भी बनती है, लेकिन अभी बहुत सा काम बाकी है। आप एक एग्जाम्पल अगर सेट करना चाहती हैं तो आपको परफेक्ट होना होगा। अब बात करते हैं जी आगे। अब मीठे की बात मैंने आपको करनी थी कि मीठा आपसे गलत फैसले कैसे करवाता है ये, लेकिन मैं आपको एंड पे बताऊंगा। बड़े मजे की रिपोर्ट है, मीठा खाने के बाद अब ठीक फैसले नहीं करते हैं। अब ये होता क्या है, कौन से फैसले करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। आप चलते हैं जरा मिस्र, और मिस्र की शमूलियत के हवाले से सैफ अफ्रीकी मुआहदे में, मक्का मुआहदे में। अब वहां पर यह हुआ जी, मिस्री वजीर खारजा हैं, इनका नाम है बदर अब्दुल आती, ठीक है। इन्होंने कहा है कि शुरू से मुआहदे का हमें इल्म था, सिर्फ सियासी शोबे तक महदूद नहीं है ताल्लुकात हमारे इन तीनों ममालिक के साथ। वो कहते हैं हमारे जो रियासती इदारे हैं वो जामे जायजा ले रहे हैं इस मुआहदे में शमूलियत के हवाले से, और उन्होंने इंदिया दे दिया इस चीज़ का कि वो शमूलियत अख्तियार करने जा रहे हैं। एक और रिपोर्ट भी दरमियान में आई है, शमूलियत की हद तक मैंने आपको बता दिया है। अभी एक अमेरिका से एक वफ्द आ रहा है, 2 रुकनी वफ्द है, उसमें जैरेड कुशनर भी शामिल है, वो इसराइल भी जाएगा और वो मिस्र भी जाएगा। अब मैं अभी तक इसे लिंक नहीं कर पाया, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा, कुछ बता नहीं रहा कि अभी मिस्र में जाने का क्या मकसद हो सकता है, क्यों वो जाना चाह रहे होंगे। वही है जो सादा कह रहे हैं कि हमने कुछ मामलात को देखना है, या उसके अलावा भी कोई मकसद हो सकता है, या इस मुआहदे से उसका कोई ताल्लुक ना हो। लेकिन बहरहाल अभी मिस्र ने उस पर सीरियसली गौर करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब कन्विंस कर रहे हैं इजिप्ट को कि आप जल्द अज जल्द इस मुआहदे में शामिल हो जाएं। फिर अब ईरान के हवाले से बात करते हैं जी। ईरान की पॉलिसीज इस वक्त बहुत एग्रेसिव हैं और समझ नहीं आ रही हैं। अब अगर मैं आपको बताता हूं तो इनकी पार्लियामेंट के सलामती कमेटी के चेयरमैन है इब्राहिम अजीजी। इनका एक बयान है, ये कहते हैं जी, खिते में अदम इस्तेकाम पैदा करने वाली हुकूमतों को मुखातिब करते हुए इन्हें गैर मुल्की ताकत पर भरोसा करने से बाज रहने की तंबी की। ऐसा हुआ तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। अब गैर मुल्की ताकतें जो है ना, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, और कुछ ममालिक को कहा जा रहा है कि आप गैर मुल्की ताकतों पर भरोसा ना करें, गैर मुल्की ताकतों पर भरोसा करके आपने अदम इस्तेकाम अगर पैदा किया तो आपको फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। गैर मुल्की तो हर वो चीज गैर मुल्की है जो अपने मुल्क से बाहर है। अब अगर इसका मैसेज सऊदी अरब को है तो अभी तुर्की और पाकिस्तान ने एक मुआहदा किया है, अमेरिका ऑलरेडी वहां पे बैठा हुआ है। बाद में आगे जाके उन्होंने अपने बयान की थोड़ी शेप चेंज भी की, उसे इस्लाम की साइड पे लेके आए ताकि मुकम्मल ये तासुर ना जाए। लेकिन ऊपर जो मैंने पढ़ा उससे साफ ये नजर आ रहा था कि ये पैगाम जो है ये सऊदी अरब के लिए है, और वो शायद ये जो मुआहदा है, अब ईरान खुल के इसके बारे में बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान उन्हें कह भी रहा है कि आप इस चीज को बिल्कुल ऐसे ना लें कि ये कोई ईरान के खिलाफ है, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी जो
ऐसे हल्के हैं, जिसे आप ये कह सकते हैं कि सख्त गिर हल्के हैं, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो वो बार बार ऐसे पैगामात दे रहे हैं और उससे लग ये रहा है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है सऊदी अरब के खिलाफ तो पाकिस्तान को डायरेक्टली अंदर जाना पड़ेगा। और अब सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ईरान और पाकिस्तान आमने सामने आ जाएं। वैसे पाकिस्तान ने अब तक बहुत ही समझदारी से काम लिया है, ऐसी कोई सिचुएशन प्रोड्यूस नहीं होने दी, कुछ भी होता है तो डिफ्यूज कर दिया जाता है। लेकिन ईरान के सख्त गिर हल्कों को यह समझ नहीं आ रहा है, शायद थोड़ा सा एक ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया है कि हमने तो अमेरिका को हरा लिया। जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर एक मसला था ना, जो एक पूरा एक पंप किया गया था नैरेटिव वहां पे कि तुम्हें तो सुपर पावर्स ने हरा लिया था, तो वो बाद में जाके पता चला कि सुपर पावर्स ने नहीं हराया था आपको, आपके साथ और बहुत सारे फैक्टर्स मौजूद थे जिनकी वजह से आपके ऊपर सुपर पावर आई और फिर वहां से वापस चली गई। ये गलतफहमी निकाल दे। लेकिन शायद ईरान भी इसी तरह के किसी जोम का शिकार होता जा रहा है, कुछ महसूस हो रहा है। सऊदी अरब कतर ने क्या काम किया है जी कि यूएई के टैंकर पे अटैक किया था ईरान ने और बड़ा शदीद मजम्मत की है सऊदी अरब ने और कतर ने। याद रखिएगा, कतर वो मुल्क है जो सालिसी के अंदर भी शामिल है और सऊदी अरब वो मुल्क है कि अभी जब आयतुल्लाह खामनाई साहब का जनाजा था तो उसमें सऊदीया ने अपना वफ्द भेजा था। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सऊदीया से कोई आएगा, ये पाकिस्तान ने उसको करवाया दोनों के ताल्लुकात जरा बेहतर करने के लिए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है इसके अंदर ये दो मुल्क फिर से दे हो गए ईरान को और यूएई के ऊपर, जिनके मतलब यूएई का अगर देखा जाए तो सऊदीया के अपने ताल्लुकात भी यूएई से कोई बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन ये जो टैंकर पे हमला हुआ है इस पर शदीद मजम्मत की है और उन्होंने कहा यह किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और आबनाए हुर्मस को 100% खुला होना चाहिए हर सूरत। क्योंकि अब जारी सी बात है एजेंडा यहां पे सेम है, इकट्ठे हैं, दोनों एक ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो यहां पे उनका इत्तेहाद भी हो रहा है। लेकिन ईरान को यह समझ नहीं आ रही कि पूरा खित्ता उनके खिलाफ हो चुका है। और दूसरी साइड पे आज यूरोप को भी एक बड़ी तंबीह की है, बड़ी सख्त अल्फाज में। अब्बास इराक्ची साहब ने उन्होंने कहा कि आप हमें लेक्चर ना दें, आप इस काबिल ही नहीं कि हमें लेक्चर दे सकें, हमें पता है क्या करना है। मतलब वो उन्हें कह रहे हैं कि आप तो खुद बड़े जालिम हैं, आप हमें क्या बताएंगे कि क्या करना होता है। तो ये थोड़ी सी एक जुबान उनकी तल्ख होती जा रही है। हौसियों ने फिर हमला किया है आरामको पे, मतलब सऊदी अरब पे। अब ये सिचुएशन मुसलसल क्रिएट कर रहे हैं, चाहे ये प्रेशर का बहाना या कुछ भी है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मामला खराब हो सकता है। अब एक खबर है जी जो आप को समझा ही सकता हूं या बता ही सकता हूं, कोई इसमें अभी तक खबर में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि कुछ बहुत ही गलत है। लेकिन ईरानी जो वजीर ज़राअत हैं उनकी मुलाकात हुई है अफगानी वजीर तिजारत के साथ काबुल में और मुख्तलिफ अमूर पे और ज़राअत पे और तिजारत के ऊपर इन्होंने बात की है। बज़ाहिर बड़ी नॉर्मल सी मुलाकात लगती है, कोई इतना मसला नहीं है, दो ममालिक के ताल्लुकात हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब इशू ये है कि इस टाइम में कि जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और वो दहशतगर्दी थ्रू आउट होती है जी अफगानिस्तान से, तो क्या इस टाइम में ये करना ज़रूरी था? हो सकता है कि इसके पीछे कुछ भी ना हो जो हम समझ रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि अब्बास इराक्ची साहब भारत जाते हैं तो पाकिस्तानियों के सेंटीमेंट हर्ट होते हैं। दूसरी साइड पे अगर अफगानिस्तान से ताल्लुक उनका बनता है और वो भी एक ऐसी रजीम के जिससे पाकिस्तान को प्रॉब्लम चल रहा है, तो हो सकता है पाकिस्तान इस चीज़ को फील करे। फिर आपको अफगानिस्तान के हवाले से एक और खबर बता देता हूँ जी कि अफगानिस्तान में एक आप समझें कि बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। 4 दिन से ये लड़ाई जारी है। सूबा है इनका बदख्शां, इनका कमांडर है जुम्मा खान फतेह, ये ताजिक कौम से बिलोंग करता है। इसके साथ पहले इन्होंने मुज़ाकरात किए लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब मुसलसल लड़ाई जारी है। ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे है ये सूबा जो है, ये बदख्शां जो सूबे का मैं नाम ले रहा हूँ। और ताजिकिस्तान के साथ भी हालात अब इनके ख़राब हो गए हैं, कुछ एक सूबे की वजह से। कुछ एक 21 साल लड़की वहाँ पे जो है वो वहाँ पे मारी गई है, जिसकी वजह से ताजिकिस्तान ने भी बड़ा सख्त किस्म का पैगाम दिया है अफगानिस्तान को। लेकिन उससे पहले पिछले मामले पर अगर मैं आता हूँ कि ये बदख्शां जो है इसका मामला क्या है, ये गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है जी, यहाँ है सोने की कानें। अब ये जो जुमा खान साहब हैं इन्हें भी ये सोने की कानें चाहिए और जो ये अफगान हैं, ये जो अफगान तालिबान हैं उन्हें भी यही सोने की कानें चाहिए। और एक ओपीएम की काश्त है जिससे ये नशावर चीज़ें वगैरह बनाते हैं, उस पर भी कंट्रोल चाहता है और कंट्रोल चाहते हैं जी अफगान तालिबान। और कंट्रोल किसका है? जुम्मा खान का। अब ये लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई है और 4 दिन से लड़ रहे हैं और सूबे को काट के रख दिया गया है बाकी अफगानिस्तान से। और कहा यही जा रहा है कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा अफगानियों के लिए कि इस सूबे को ये बचा सकें। और उन्होंने साथ एक और भी दावा किया, ये दावा किया जी जुमा खान ने। उन्होंने कहा जी हमने इनका एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया। मेरे लिए हेलीकॉप्टर गिरा दिया है बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए हैरत अंगेज और बड़ी बात यह है कि ये अफगान तालिबान ने उड़ा कैसे लिया। प्रॉब्लम ये है कि मतलब ये कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं है, लेकिन जो इनके मुतालिक कहा जाता है वो यही कहा जाता है कि इनके पास ट्रेनिंग और चीज़ें मौजूद नहीं है। अगर हैं ये उड़ा सकते हैं हेलीज अपने, तो इन्हें ट्रेनिंग दे कौन रहा है? ये भी एक क्वेश्चन बनता है बड़ा। लेकिन मुझे ये पढ़ के थोड़ा सा मैंने कहा कि आपसे भी शेयर कर लूँ कि मेरे लिए मसला गिरना नहीं, मेरे लिए मसला उड़ना था कि इन्होंने उड़ाया कैसे। अच्छा चलें जी, अब आपको बताता हूँ जी एक और ख़बर। वो खबर है जी एलओसी के हवाले से, एक्शन कमेटी के हवाले से। भारतीय साइड पे एलओसी आप जानते हैं कि जी लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में बॉर्डर है कश्मीर पर, उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसके ऊपर इंडियन साइड पे
उन्होंने वीडियो चला दी अवामी एक्शन कमेटी की। अब अगर भारतीय ये वीडियो चला रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी की और ऐलान कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसके दो ही मतलब हो सकते हैं कि या एक्शन कमेटी उनके साथ है या वो एक्शन कमेटी के साथ हैं, और मिला के मतलब देखें तो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। क्या भारतीय फौज आपकी दोस्त हो सकती है? क्या भारत आपका दोस्त हो सकता है कभी? अभी ये जो 25 को अटैक हुआ था, कश्मीर की कितनी जगहों पर अटैक हुआ था? उससे पहले आपको याद है कि अभिनंदन कहां गिरा था, कहां हमला हुआ था? पाकिस्तान आज तक अपना डिफेंस बजट कहां लगाता आ रहा है? किसकी वजह से पाकिस्तान आज तक अपने डिफेंस के बजट को दुगना तिगना रखे हुए है? वजह है कश्मीर। ठीक है, जैसे हमारी फौज भी कहती है कश्मीर सबसे लाडला बच्चा है हमारा, लेकिन बहरहाल वहां के कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को बहका रहे हैं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है कश्मीर के साथ। तो अभी ये वीडियो चलने के बाद तो ये मामला क्लियर हो गया है कि आप किसके एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बात से किसे खुशी मिल रही है। वो तमाम चीजें अगर इंडियन चलाएंगे और आपका दुश्मन चला रहा है तो आप खुद सोच लें कि ये फिर किसके हक में जाता है। मामला वही है जी कि आपने एक बड़े खूबसूरत से रैपर में एक चीज़ लपेटी, उस रैपर में कहा जी इंसानी हकूक हैं, लेकिन दर हकीकत उसमें इंसानी हकूक नहीं थे। असल में उसके अंदर फसाद था जो आपने अपने मुल्क के अंदर फैलाना था, और जो एजेंडा था वो उसके पीछे मौजूद था। कुछ बाहर लोग बैठे हुए जज्बाती हो गए, कुछ अंदर लोग बैठे हुए जज्बाती हो गए, उन्होंने इस चीज़ को जाना ही नहीं कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। बहरहाल जी ये वाली थी कि अब तो खुल के मामला सामने आ गया। फिर आपको जी एक बहादुरी की दास्तान में आज बताता हूं। दीर पुलिस पर हमला हुआ। दीर पुलिस, ये दीर बाला है, अपर दीर जैसे हम कहते हैं, ये बड़ा पुरअमन इलाका था। 1.5 साल से ये यहाँ पे भी मामला शुरू हो गए। एक हमला हुआ एक चेक पोस्ट पे, जिस चेक पोस्ट का नाम है दो बंदो पुलिस चेक पोस्ट। जो है यहाँ पे नाइट विजन से जब देखा गया, पहले जो गोली चली या कुछ ऐसा असर हुआ, कुछ पता चला, तो हमने ये देखा जी कि नाइट विजन से जब वहां के पुलिस एहलकारों ने देखा तो उन्होंने देखा हम पे चारों तरफ से हमला हो रहा है, और कम से कम वो कहते हैं हमें एग्जैक्ट अंदाजा नहीं है लेकिन 50 से 60 बंदे थे। और ये वही मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है। अगर आप देखें जो बलूचिस्तान में हुआ था, ये फिर मैं आपको याद करवा रहा हूं, आपको याद आ गया होगा, 27 ही एहलकार वहां पे मौजूद थे। इन 27 एहलकारों पे ये हमला होता है। इस हमले के अंदर पुलिस वाले मुकाबला करते हैं रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। सलाम है केपी पुलिस को, सलाम है इन जवानों को, सलाम है इन एफसी के एहलकारों को जो भी यहां पे मौजूद था इस चेक पोस्ट के ऊपर। उन्होंने जबरदस्त मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फोर्सेस का कोई नुकसान नहीं हुआ। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 6 दहशतगर्द मारे गए। ये जुमेरात और बुध की शब हुआ है, रात को ये वाकया हुआ है, सारी रात ये लड़ाई जारी रही है। उसके बाद जो लोकल्स थे वो बंदूकें उठा के आ गए, वो वहां पे आ गए कि हम हेल्प करते हैं और अपनी फोर्सेस के साथ हैं, लेकिन उन्हें पीछे रोका गया कि नहीं अभी हम देख रहे हैं। वहां पे और कुछ लोगों ने पहुंचने की कोशिश की जिनमें एक नाम आ रहा है एक सियासी शख्सियत का भी, लेकिन उन पर भी फायरिंग हुई, वहां पर वो भी पीछे रुक गया। लेकिन बहरहाल इन्होंने ये पूरा का पूरा जो हमला था ये पसपा कर दिया, और ये लोग वहां से भाग खड़े हुए अपने साथियों की लाशों को लेकर। अब ये जो दो बंदो चेक पोस्ट है ये एक ऐसी सड़क के ऊपर है कि जो आगे जाके कनेक्ट होती है अफगानिस्तान के साथ, ये बॉर्डर पे है, इससे आगे सड़क मौजूद नहीं है जहां ये चेक पोस्ट है, उससे पीछे सड़क है। उससे आगे आप जाते हैं तो वहां पे मुश्किल पहाड़ी इलाका है, वहां से ये दरअंदाजी करते हैं। और जो वहां के लोकल लोग हैं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो इस चीज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं पुरानी पॉलिसीज को, कि जब इन लोगों को यहां पे आने दिया गया था, दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से पहले बसाने की कोशिश की गई थी, तो वही पाकिस्तान को महंगा पड़ गया। लेकिन आज हमारे जवानों ने उठाकर उन्हें बाहर फेंका, और जो केपी की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने जी कमाल कर दिया। ये पूरी एक दास्तान है। एक सेकंड के लिए सोच के देखें कि पूरी रात आप लड़े हैं और वो ये कहते हैं कि असला हमारे पास पूरा मौजूद है, और एक से बढ़कर एक असला मौजूद है। ये पाकिस्तानी फोर्सेज कह रही हैं जिसने आना है आ जाओ देख लेंगे। तो ये है हमारे शेर जवान जी। फिर अब आपको जी आखिरी स्टोरी मैं आज बताने जा रहा हूं अपनी, वो है जी ज्यादा मीठा खाने के हवाले से। हम पाकिस्तानी कौम जो है वो खाने की बहुत शौकीन है। अगर आप देखते हैं एक चीज तो ये बड़े मजे की आपके लिए स्टोरी होने वाली है। फैसला साजी का जो अमल है, फैसला साजी के अमल को ये मुतासिर करती है जी। अब ये किस तरह मुतासिर करती है ये आपको बता रहा हूं जी। वो कहते हैं कि जो मीठा ज्यादा खाते हैं ये बिला सोचे समझे रिस्की फैसले करते हैं, और इन्हें फौरी तौर पे इनाम चाहिए होता है। इनाम इस तरह का कि आपके सामने दो डिसीजंस हैं, एक के अंदर आपको बड़ा इनाम मिल सकता है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और दूसरा है जी कि कम मिलेगा लेकिन आपको फौरी मिल जाएगा। तो जो भी मीठा ज्यादा खाता है उसका डिसीजन ये होगा कि फौरी दे दो, मुझे अभी वाला चाहिए, बाद वाले को छोड़ देंगे, और डिसीजन में रिस्क लेंगे। मतलब ऐसी चीज जो फौरन हासिल हो सके उसके लिए रिस्क भी लेने को तैयार हो जाएंगे। तो ये ज़हनी अस्तराब की भी कैफियत कहलाती है। और जो मीठा है ये आपके दिमाग के ऐसे खुलियों पर असरअंदाज होता है जाके, कि एक तो जो आपकी डिसीजन पावर में ये इस्तराब पैदा कर रहे हैं, और
दूसरा ये होता है जी कि क्या कह सकते हैं इस चीज़ को कि खुशी की भी उसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद होता है, एक्साइटमेंट का भी। वो आपको एक्साइटमेंट भी देता है और आपके अंदर ये इज़्तिराब की भी कैफियत पैदा करता है। ये ऐसे खुलियों पे असरअंदाज होता है दिमाग के ऐसे हिस्से पे। लेकिन जो एंड रिजल्ट होता है वो आपका ये होता है कि आप मीठा खाने के बाद गलत फैसले करते हैं। तो इसलिए मीठा कम खाइए, ठीक है, खाइए, बिल्कुल खाइए, लेकिन इतना ना खाइए कि पता चले कि जो आप फैसले कर रहे हैं उनके ऊपर भी इसका असर होना शुरू हो जाए। ये तहकीक की है जी, रूस की एक यूनिवर्सिटी है HSE, उनकी तहकीक है। 149 लोगों पे ये उन्होंने तहकीक की और उसके बाद जब उन्होंने उसे एनालाइज किया कि क्या हो रहा है, तो उस सूरत हाल को उन्होंने फिर इस तरह से बयान किया कि जी ये मज़े के एहसास से भी ये जुड़ा हुआ होता है। ये मामला जो दिमाग के खुलिए जो डिसीजन कर रहे होते हैं वो मज़े के एहसास से भी जुड़े होते हैं और ये तमाम चीज़ें मिल के आपसे एक फैसला करवाती हैं जो जल्दबाजी का फैसला होता है और जिसमें रिस्की फैक्टर भी शामिल होता है। तो मीठा आप खाइए, लेकिन एहतियात के साथ, इतना नहीं कि पता चले कि आपने करना कुछ था फैसला और कर आप कुछ गए। तो ये था जी आज का वीलॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और एक चीज आपको एंड पे और मैं आपको मैसेज देता जाऊं, जावेद चौधरी साहब जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता 3 दिन मौजूद नहीं होते और उसकी रीजन यह है कि वो समा न्यूज के ऊपर एक शो कर रहे हैं रात 11 से 12 और ये जो 3 दिन मैंने आपको बताए हैं जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, ये 3 दिन ही उनका शो होता है और उस शो को देखना ना भूलिएगा। बड़ी जबरदस्त एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, तो ये भी स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।